स्टूडेंट्स हमारे पास है थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। अब थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी जो है इसकी फर्दर दो हम जो है वो कैटेगरीज कर सकते हैं। फर्स्ट वन इज स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी एंड सेकंड वन इज जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। हमारी बुक के अंदर जो है वो जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी डिस्कस नहीं की गई। स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी से रिलेटेड कुछ जो है वो डिडक्शंस और कुछ इंटरेस्टिंग जो है वो हमारे पास पॉइंट्स डिस्कस किए गए हैं। सो इसको हम डिस्कस करेंगे फर्दर। तो स्पेशल थियरी ऑफ रिलेटिविटी अगर वन लाइनर इसका देखा जाए, स्पेशल थियरी ऑफ रिलेटिविटी इज दैट थियरी ऑफ रिलेटिविटी विच डील्स विद द प्रॉब्लम्स इन्वॉल्विंग इनर्शियल फ्रेम्स। सो दिस कैन बी एमसीक्यू। स्पेशल थियरी ऑफ रिलेटिविटी में कौन से फ्रेम्स ऑफ रेफरेंसेस डिस्कस किए जाते हैं। जनरल थियरी ऑफ रिलेटिविटी में हम वो वाले फ्रेम्स ऑफ रेफरेंसेस डिस्कस करेंगे जिनको हमने नॉन इनर्शियल या एक्सेलरेटेड फ्रेम बोला था। अब स्पेशल थियरी ऑफ रिलेटिविटी जो है इसके दो पोस्टुलेट्स हैं। फर्स्ट पोस्टुलेट इज लॉज ऑफ फिजिक्स आर सेम इन ऑल द इनर्शियल फ्रेम्स। ये हम ऑलरेडी भी पढ़ा था कि हमारे पास इनर्शियल फ्रेम्स के अंदर, चूंकि स्पेशल थियरी ऑफ रिलेटिविटी इनर्शियल फ्रेम्स के लिए एप्लीकेबल है, तो इनर्शियल फ्रेम्स के लिए लॉज ऑफ फिजिक्स जो है वो एप्लीकेबल होते हैं। नेक्स्ट अगर हमारे पास सेकंड पोस्टुलेट देखा जाए, इट इज स्पीड ऑफ लाइट इज यूनिवर्सल कांस्टेंट। स्पीड ऑफ लाइट जो है वो किसी भी ऑब्जर्वर के लिहाज से वो चेंज नहीं होती। स्पीड ऑफ लाइट की वैल्यू हमेशा स्पीड सी ही रहेगी। अगर कोई ऑब्जेक्ट जो है स्पीड ऑफ लाइट के कंपैरेटिवली, लेट्स अज्यूम एक कार मूव कर रही है एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में, उससे अपोजिट डायरेक्शन में एक फोटोन ऑफ लाइट मूव कर रहा है, तो अगर आपसे रिलेटिव स्पीड पूछी जाएगी फोटोन की तो इट विल बी सी, उसके अंदर कोई मॉडिफिकेशन नहीं होगी। हाँ अलबत्ता अगर दो ऑब्जेक्ट्स हमारे पास, दो कार्स मूव कर रही हैं, वन इज मूविंग rightward with velocity va and second one is moving leftward with velocity vb, तो इस केस में हमारे पास relative velocity दोनों velocities को ऐड करके आएगी। और अगर दोनों बॉडी सेम डायरेक्शन में मूव करें तो उस केस में relative velocity जो है वो दोनों का डिफरेंस लेके आएगी। बहरहाल ये वाली चीज जो है स्पीड ऑफ लाइट के लिए नहीं होती। स्पीड ऑफ लाइट के केस में उसकी वैल्यू हमेशा सी ही रहेगी, दैट इज यूनिवर्सल कांस्टेंट। अब बात कर लेते हैं रिजल्ट्स ऑफ स्पेशल थियरी ऑफ रिलेटिविटी। फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स हमारे पास है टाइम डायलेशन। स्पेशल थियरी ऑफ रिलेटिविटी कहती है कि टाइम जो है वो एब्सोल्यूट क्वांटिटी नहीं है। टाइम जो है उसकी वैल्यू को हम स्ट्रेच कर सकते हैं। इट सेज टाइम इज नॉट एन एब्सोल्यूट क्वांटिटी, इट कैन बी डायलेटेड। डायलेटेड का मतलब यहाँ पे स्ट्रेच्ड ही है। इट कैन बी डायलेटेड बाय मूविंग एट वेरी हाई स्पीड्स। तो स्पेशल थियरी ऑफ रिलेटिविटी के अकॉर्डिंग जो टाइम डायलेशन का फॉर्मूला बनाया गया था, दैट फॉर्मूला वाज t is equals to t naught square over square root 1 minus v square over c square। अब इसमें t naught हमारे पास प्रॉपर टाइम है और t क्या है, इट इज टाइम मेजर्ड बाय मूविंग ऑब्जर्वर। अब अगर इस वाले फॉर्मूले से रिलेटेड हम प्रॉब्लम्स को डिस्कस करें तो फर्स्ट टाइप ऑफ प्रॉब्लम कैन बी, हमें स्टेटमेंट के अंदर जो है वो स्पीड ऑफ ऑब्जर्वर इन टर्म्स ऑफ स्पीड ऑफ लाइट की वैल्यू दे सकता है और हमें पूछ सकता है कि बताओ व्हाट इज द टाइम, वैल्यू ऑफ टाइम इन टर्म्स ऑफ प्रॉपर टाइम। सो इस तरह की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए सिंपली हम क्या करेंगे, इस फॉर्मूला के अंदर v की वैल्यू पुट कर दिया करेंगे। v की वैल्यू जब c/2 पुट करेंगे तो स्क्वायर की वजह से c²/4 बन जाएगा। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये स्क्वायर रूट हमारे पास स्क्वायर रूट के अंदर बनेगा 1-1/4। अब 1-1/4 जो है इसको जब एलसीएम लेके सिंप्लीफाई करेंगे तो बटे में हमारे पास बनेगा स्क्वायर रूट 3/4। इसको फर्दर हम लिख सकते हैं 2/√3 मल्टीप्लाइड बाय टी नॉट। तो इस तरह की प्रॉब्लम्स की स्टूडेंट्स आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। v की वैल्यू जो है वो c/4 लेके प्रैक्टिस कर सकते हैं। v की वैल्यू जो है वो हमारे पास c/8 लेके आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, c/3 लेके प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो यहाँ ये हमारे पास एक टाइप ऑफ प्रॉब्लम है रिलेटेड टू दिस फॉर्मूला टाइम डायलेशन वाला। सेकंड टाइप ऑफ प्रॉब्लम कैन बी कि हमें स्टेटमेंट के अंदर वो मेंशन कर देगा कि टाइम जो है वो हमारे पास प्रॉपर टाइम से ट्वाइस है। मतलब यहाँ पे टाइम जो है हमारे पास उसकी वैल्यू इन टर्म्स ऑफ मल्टीपल्स ऑफ प्रॉपर टाइम जो है वो वैल्यू हमें प्रोवाइड कर दे और हमें पूछे अगर t की वैल्यू जो है वो 2 टाइम्स t नॉट है तो इसके करस्पॉन्डिंग हमारे पास स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट कितनी होगी जिसके करस्पॉन्डिंग t जो है वो 2t नॉट बन जाएगा। तो सिंपली इसमें क्या करना है, इस फॉर्मूले में t की जगह पे हम उसकी वैल्यू पुट कर देंगे, दैट इज 2t नॉट। एंड यहाँ पे ये वाला t नॉट मौजूद है, ये वाला t नॉट इस t नॉट से कैंसिल होगा।
इस स्क्वायर रूट को इधर ले जाएंगे, इस वाले 2 को इस बटे के नीचे ले जाएंगे और सिंप्लीफिकेशन के बाद हमारे पास फाइनल जो आंसर बनेगा दैट विल बी v इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट 3/2 मल्टीप्लाइड बाय स्पीड ऑफ लाइट। सो इसकी भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, टाइम की वैल्यू 3t0 लेके लाइक दैट। नेक्स्ट अगर पॉइंट देखा जाए इट इज व्हेन v इज इक्वल्स टू 0, अगर ऑब्जेक्ट जो है वो रेस्ट में है तो उसके करस्पॉन्डिंग जो हमारे पास टाइम मेजर्ड है उसकी वैल्यू और प्रॉपर टाइम जो है वो दोनों एक दूसरे के बराबर हो जाएंगे। और अगर हमारे पास v जो है वो स्पीड ऑफ लाइट के बराबर हो जाए, अगर ऑब्जर्वर जो मूव कर रहा है उसकी स्पीड हमारे पास स्पीड ऑफ लाइट के बराबर हो जाए तो टाइम हमारे पास इनफाइनाइट हो जाएगा। इसी पैटर्न पे स्टूडेंट्स हम बाकी लेंथ कॉन्ट्रैक्शन को भी डिस्कस करेंगे और उसके बाद मास जो वेरिएशन है उसको भी डिस्कस करेंगे। लेंथ कॉन्ट्रैक्शन जो है वो इट इज अनदर रिजल्ट ऑफ स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। It says that length can be contracted between the 2 points while moving at very high speed. Once again यहाँ पे भी सेम हमारे पास पॉइंट कि लेंथ जो है वो एब्सोल्यूट क्वांटिटी नहीं है, इसको भी हम कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं। टाइम को हम स्ट्रेच कर सकते हैं, डायलेट कर सकते हैं या डिले कर सकते हैं, या हम कह सकते हैं टाइम को हम स्लो डाउन कर सकते हैं। जबकि लेंथ की अगर बात की जाए तो लेंथ को कॉन्ट्रैक्ट किया जा सकता है, लेंथ की वैल्यू जो है वो डिक्रीज की जा सकती है। अब लेंथ कॉन्ट्रैक्शन का जो रिजल्ट आया हमारे पास इट इज L इज इक्वल्स टू L नॉट इंटू स्क्वायर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर। यहाँ पे L नॉट उसी तरह से हमारे पास प्रॉपर लेंथ होगी और L हमारे पास जो है लेंथ जो ऑब्जर्व कर रहे हैं हम वाइल इन द स्टेट ऑफ मोशन। अब हमारे पास लेंथ कॉन्ट्रैक्शन के बारे में की पॉइंट याद रखिएगा स्टूडेंट्स, एमसीक्यू में पूछा जा सकता है कि लेंथ कॉन्ट्रैक्शन सिर्फ तब ऑब्जर्व की जाती है जब हम लेंथ कॉन्ट्रैक्शन जो है उसको एनालाइज कर रहे हों पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन। तो पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन लेंथ कॉन्ट्रैक्शन का फिनोमेना ऑब्जर्व किया जा सकता है। लेकिन अगर लेंथ कॉन्ट्रैक्शन को परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन एनालाइज करने की कोशिश की जाए तो याद रखिएगा उस केस में लेंथ जो है उसके अंदर कॉन्ट्रैक्शन नहीं आती, उस केस में लेंथ एज इट इज सेम रहती है। अब इस फॉर्मूला से रिलेटेड प्रॉब्लम उसी तरह से हमें v की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ c दे दे और हमसे पूछ ले लेंथ की वैल्यू जो है वो क्या होगी इन टर्म्स ऑफ L नॉट दैट इज प्रॉपर लेंथ। तो इसको भी हम उसी तरह से सॉल्व करेंगे तो फाइनल हमारे पास आंसर आ जाएगा। इस तरह के प्रॉब्लम्स की भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, v की वैल्यू c/2 लेके प्रैक्टिस कर लें एंड सो ऑन। नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट है इट इज व्हेन v इज इक्वल्स टू 0 L विल बी इक्वल्स टू L नॉट एंड व्हेन v इज इक्वल्स टू हमारे पास c, यहाँ पे हमारे पास आएगा v इज इक्वल्स टू c। जब स्पीड ऑफ लाइट से हम मूव करेंगे तो हमारे पास लेंथ कॉन्ट्रैक्ट होके 0 हो जाएगी। नेक्स्ट स्टूडेंट्स हमारे पास है मास वेरिएशन। अब मास वेरिएशन में हम स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी ये कहती है जब ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो मूव करते हैं एट वेरी हाई स्पीड तो उनका जो मास है वो रेस्ट मास से, उनकी जो स्टेट ऑफ रेस्ट में उनका मास था उस रेस्ट मास से उनका मास ज़्यादा हो जाता है। सो मास इंक्रीमेंट का जो फॉर्मूला स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के अकॉर्डिंग आया दैट वाज m इज इक्वल्स टू जस्ट लाइक हमारे पास वो टाइम डायलेशन का फॉर्मूला था, जस्ट लाइक ये वाला फॉर्मूला है। अब इस फॉर्मूला से रिलेटेड भी जैसे हमने टाइम डायलेशन में जो है वो 2 तरह की प्रॉब्लम्स की प्रैक्टिस की, उसी तरह की प्रॉब्लम यहाँ पे मौजूद है। स्पीड की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ स्पीड ऑफ लाइट देके हमें मास की वैल्यू पूछी जा सकती है। सो इसकी हम प्रैक्टिस करेंगे v की वैल्यू c/4 लेके, v की वैल्यू c/3 लेके। नेक्स्ट हमें मास की वैल्यू जो है वो इन टर्म्स ऑफ रेस्ट मास, m नॉट यहाँ पे रेस्ट मास है, इन टर्म्स ऑफ रेस्ट मास देके हमें v पूछा जा सकता है। तो इसमें भी हम सॉल्व करेंगे, m की जगह पे 2m नॉट पुट कर देंगे, m नॉट दोनों साइड्स पे कैंसिल हो जाएगा। इस वाले डिनोमिनेटर को लेफ्ट हैंड साइड पे ले जाएंगे और 2 को राइट हैंड साइड पे। फाइनल सिंप्लीफिकेशन के बाद आंसर हमारे पास स्क्वायर रूट 3/2c बन जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास अगर जो है ऑब्जेक्ट एट रेस्ट वाली स्टेट में हो तो उस केस में हमारे पास मास जो है वो इट विल बी इक्वल्स टू द रेस्ट मास। लेकिन अगर ऑब्जेक्ट मूव कर रहा हो विद स्पीड इक्वल्स टू स्पीड ऑफ लाइट, उस केस में हमारे पास मास जो है वो अनडिफाइंड हो जाता है, मास इन्फिनिटी हो जाता है। अब अगर ऑब्जेक्ट स्पीड ऑफ लाइट से मूव करे तो उसका मास जब इन्फिनिटी होगा तो इस वाले फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हमारे पास जब मास की इन्फिनिटी वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास जो फोर्स आएगी उसकी वैल्यू भी इन्फिनिटी होगी। इसका मतलब ये होगा अगर एक ऑब्जेक्ट जिसका मास इन्फिनिटी है उसको मूव करवाने के लिए जो फोर्स चाहिए होगी उस फोर्स की वैल्यू भी इन्फिनिटी होगी।
अब अगर उस फोर्स की वैल्यू इन्फिनिटी है तो हमारे पास चूंकि ऐसा कोई सोर्स मौजूद नहीं है जो इनफाइनाइट फोर्स प्रोड्यूस कर सके, इसका मतलब ये हुआ कि फिर V इज इक्वल्स टू C जो है वो अचीव करना इम्पॉसिबल होगा, इसके करस्पॉन्डिंग चूंकि M जो है वो अनडिफाइंड बन रहा है। नेक्स्ट हमारे पास है एनर्जी मैस रिलेशन। आइंस्टाइन ने बोला था कि मैस और एनर्जी जो है वो इंटर कन्वर्टेबल एंटिटीज हैं, दोनों को आपस में इंटर कन्वर्ट किया जा सकता है, और उसने जो है वो स्टेट किया था और रिलेट किया था एनर्जी और मैस को कि E इज इक्वल्स टू mc²। यहाँ पे m जो है वो ऑब्जेक्ट का मैस है एंड c क्या है, इट इज स्पीड ऑफ लाइट। अगर इस वाली इक्वेशन को अप्लाई किया जाए स्टेट ऑफ रेस्ट के केस में, अगर एक ऑब्जेक्ट रेस्ट में है, ऑब्जेक्ट की जो रेस्ट वाली स्टेट है उसमें हम मैस को नाम देते हैं रेस्ट मैस, तो रेस्ट मैस के करस्पॉन्डिंग जो एनर्जी है लेट से उसको नाम दे देते हैं E0। तो हमारे पास रेस्ट मैस के करस्पॉन्डिंग एनर्जी का फॉर्मूला बन जाएगा m0 इंटू c²। और जब ऑब्जेक्ट मूव करता है तो उस केस में हमारे पास जो मैस है उसको हम m से रिप्रेजेंट करते हैं, सो उस केस में जो एनर्जी आएगी दैट विल बी mc²। चूंकि हमारे पास मूविंग केस में मैस की वैल्यू ज़्यादा होती है एज कंपेयर टू रेस्ट मैस, तो दोनों जब हम इक्वेशंस का डिफरेंस लेंगे हमारे पास आएगा m माइनस m0 इंटू c²। दिस इज द स्पीड ऑफ लाइट, ये स्मॉल c² है। यहाँ से अगर हम डेल्टा m को एनालाइज करना चाहें तो डेल्टा m इक्वल्स टू आ रहा है डेल्टा E ओवर c²। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स हमारे पास पॉइंट आता है, चूंकि c की वैल्यू जो है, डेल्टा E की वैल्यू जो है वो c की निस्बत इंतहाई स्मॉल होगी। ये डेल्टा E क्या है, इट इज द चेंज इन एनर्जी। तो ये चेंज इन एनर्जी की डेल्टा E की वैल्यू जो है वो c, और बटे में एक्चुअली c नहीं c का स्क्वायर आ रहा है, और c² की वैल्यू अगर हम देखें c² इज 9 इंटू 10 टू रेज पावर 16 मीटर पर सेकेंड। मीटर स्क्वायर यूनिट्स को इग्नोर कर दें, इसकी वैल्यू देखें तो इट इज 9 इंटू 10 टू रेज पावर 16। और अगर आप न्यूमिनेटर की बात करें, दिस वैल्यू इज वेरी वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू c²। तो इसका मतलब है जब एक वेरी स्मॉल वैल्यू को एक वेरी लार्ज नंबर से डिवाइड करेंगे तो डेल्टा m की वैल्यू जो है वो अप्रॉक्सीमेटली 0 आएगी। डेल्टा m अप्रॉक्सीमेटली 0 आने से मुराद m की वैल्यू जो है वो m0 रेस्ट मैस और मूविंग मैस दोनों की वैल्यूज सेम आएंगी। और ये रियल लाइफ में होता भी ऐसे ही है कि रियल लाइफ में हमारे पास चूंकि ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो इतनी फास्ट स्पीड पे मूव नहीं करते, लाइट की स्पीड की निस्बत नेग्लिजिबल स्पीड से मूव करते हैं, तो उनका जो है मूविंग मैस और रेस्ट मैस जो है रियल लाइफ के अंदर वो सेम ही होता है। लेकिन यही वाले फिनोमिना जो हैं वो रेस्ट मैस और मूविंग मैस के अंदर जो डिफरेंस वाला फिनोमिना है, ये वाला फिनोमिना और एनर्जी मैस इंटर कन्वर्टेबल एंटिटीज वाली, ये वाली सारी की सारी चीज़ें जब हम माइक्रोस्कोपिक लेवल पे डिस्कस करते हैं, जब हम न्यूक्लियर फिजिक्स के अंदर जाके इनको डिस्कस करते हैं, तो वहाँ पे ये वाली चीज़ें अपना रोल प्ले करती हैं। वहाँ पे रेस्ट मैस और मूविंग मैसेज के अंदर डिफरेंस, और उसके बाद फिर हम रेडियो एक्टिविटी के अंदर यही वाली इक्वेशन E इज इक्वल्स टू mc² मैस डिफेक्ट और बाइंडिंग एनर्जी वाले आर्टिकल्स के अंदर यूज़ करके उन सारे के सारे प्रोसेसेस और मैकेनिज्म्स और जो फिनोमेना है उनकी एक्सप्लेनेशन करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट है नेवस्टार नेविगेशन। तो स्टूडेंट्स इसके बारे में एक दो MCQ है। नेवस्टार नेविगेशन सिस्टम यूजेस द रिजल्ट ऑफ स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी एंड मेजर्स द स्पीड विद एक्यूरेसी ऑफ अबाउट 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। विदाउट रिलेटिविटी इफेक्ट्स इसकी जो है हमारे पास एक्यूरेसी 20 सेंटीमीटर पर सेकेंड थी। ऑल्सो लोकेशन ऑफ एयरक्राफ्ट विद द एक्यूरेसी ऑफ 50 मीटर विदाउट रिलेटिविटी इफेक्ट्स इट वॉज 760 मीटर। तो आप ये MCQ याद करेंगे कि विद स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी उसके इफेक्ट्स को इंक्लूड करके और उसको एक्सक्लूड करके हमारे पास जो रिजल्ट्स आते थे वो स्टैट्स हमने याद करनी। अब MCQs की अगर बात की जाए, एट व्हाट स्पीड द मैस ऑफ ऑब्जेक्ट विल बी डबल्ड। तो मैस ऑफ ऑब्जेक्ट डबल की यहाँ पे जो है हमसे पूछा गया। ये डबल मैस ऑफ ऑब्जेक्ट को हमने यहाँ पे स्टडी भी किया था। मैस की वैल्यू डबल तब हुई थी जब V की वैल्यू जो है इट वॉज √3/2 मल्टीप्लाइड बाय c। अब √3/2 की अगर बात की जाए तो √3 बराबर होता है 1.73। इसको जब 2 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 0.87, और साथ में c जब मल्टीप्लाई होगा तो ऑटोमेटिकली हमारे पास आंसर बन जाएगा 0.87 c। नेक्स्ट स्टूडेंट्स हमारे पास क्वेश्चन है, द प्रॉपर लेंथ ऑफ अ स्पेस व्हीकल इज L0। According to an observer on the earth, the length of the spaceship is 25% of its proper length। स्टूडेंट्स उसने हमें लेंथ कॉन्ट्रैक्टेड है उसकी वैल्यू बोला है, प्रॉपर लेंथ का 25% है। इट मीन्स के हमें जो गिवन है दैट इज L इज इक्वल्स टू
एल नॉट बाय 4। अब हमसे पूछा गया है द स्पीड ऑफ द स्पेसक्राफ्ट अकॉर्डिंग टू द ऑब्जर्वर ऑन द अर्थ। तो ये स्टूडेंट्स हमने स्पीड v की वैल्यू मालूम करनी है। तो सिंपली जैसे हमने प्रैक्टिस प्रीवियसली की थी, l इज इक्वल्स टू एल नॉट इंटू स्क्वेयर रूट 1 माइनस वी स्क्वेयर ओवर सी स्क्वेयर। यहाँ पे l की जगह पे एल नॉट बाय 4 पुट कर दें, इज इक्वल्स टू एल नॉट इंटू 1 माइनस वी स्क्वेयर ओवर सी स्क्वेयर। ये एल नॉट दोनों साइड्स पे कैंसिल हो जाएगा। अगर हम दोनों साइड्स पे स्क्वेयर ले लें तो हमारे पास बनेगा 1/16 इज इक्वल्स टू 1 माइनस वी स्क्वेयर ओवर सी स्क्वेयर। यहाँ से वी स्क्वेयर ओवर सी स्क्वेयर को लेफ्ट साइड पे, 1/16 को राइट साइड पे शिफ्ट करें तो सिंप्लीफिकेशन के बाद हमारे पास बनेगा वी स्क्वेयर ओवर सी स्क्वेयर इज इक्वल्स टू 15/16। यहाँ से अगर v की वैल्यू निकाली जाए तो v आ जाएगा स्क्वेयर रूट 15 डिवाइडेड बाय 16 मल्टीप्लाइड बाय c। अब ये वाला आंसर यहाँ पे मौजूद नहीं है तो हमारे पास आंसर बन जाएगा